नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। मैं राखी शर्मा, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, लेके हाजिर हूँ जस हिंदी की खास पेशकश, हमारा नया प्रोग्राम, जिसमें हम आपको सिनेमा जगत के फेमस पर्सनालिटीज़ यानी कि सुनहरे सितारों की दास्तां सुनाएंगे, जिन्होंने अपने हुनर और काबिलियत के दम पर पूरे विश्व में अपना नाम बनाया। बहुत ही प्यारा शो है ये हमारा। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं अपने दामन में आसमां के चांद सितारे भर के ले आऊँगी, पर ये मेरा वादा है कि ज़मी के सितारों से हर बार आपको मिलवाऊँगी। तो जी, आगाज़ करते हैं और बात करते हैं हमारी मशहूर शख्सियत के बारे में। दास्तां सुनाने जा रहे हैं हम आपको फ़िल्म इंडस्ट्री के बादशाह कंपोज़र की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर.डी. बर्मन साहब की, जिन्हें हम प्यार से बुलाते हैं पंचम दा। पंचम दा बहुत बड़ा नाम। इस ट्रेंड सेटर ने तरह तरह की ध्वनियों को अपने साउंड में इजाद किया, तरह तरह की कलाकृतियों को, धुनों को अपने साउंड में इस्तेमाल किया और अपने हुनर और काबिलियत से हमारे संगीत को विश्व की दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया। खैर, हम भावुकता से इतना ही कहेंगे कि पंचम दा एक एहसास है, जुनून है, एक ब्रांड है। गीत की रूह को पकड़ना वो बखूबी जानते थे। बांसुरी वादक अश्विनी श्रीवास्तव ने अपनी ही रची कविता में पंकज दा को कुछ इस तरह बयां किया है। एक एहसास हो, जज्बा हो या जुनून हो तुम। एक एहसास हो, जज्बा हो या जुनून हो तुम, बेसहारा करके कहाँ जुदा हो तुम। आज भी तेरे दामन से है रोज़गारी सबकी, आज भी तेरे दामन से है रोज़गारी सबकी, हर मर्ज़ की दवा हो तुम। कोई गुलजार तुमसे बनता है तो कोई मजनू, कोई गुलजार तुमसे बनता है तो कोई मजनू, सांसों की हवा चले तो वो हवा हो तुम। पश्चिम की लहर चली जो पहल तुमने की, पश्चिम की लहर चली जो पहल तुमने की, ये कारवां है मौसीकी का जहां बादशाह तुम हो। जी, हम अब जानते हैं कि हमारे बादशाह कंपोज़र आर.डी. बर्मन पंचम दा कैसे बने। पंचम दा का जन्म 27 जून 1939 को मशहूर संगीतकार एस.टी. बर्मन के घर में हुआ। उनकी माता मीरा देवी बर्मन भी संगीत की उम्दा ज्ञानी थी। कहते हैं कि जब पंचम दा छोटे थे तो उनका नाम प्यार से टुबलू रखा गया था। एक बार अभिनेता अशोक कुमार उनसे मिलने सचिन देव बर्मन के घर पहुंचे तो अचानक से इनके रोने की आवाज़ आई। तो अशोक कुमार जी ने कहा कि अरे, ये तो पंचम में रोता है। और सच में जब वो रोते थे तो उनके रोने में भी पंचम की ध्वनि उत्पन्न होती थी। 60 से लेकर 80 के दशक में सुपरहिट गीत रचने वाले पंचम दा ने अपने करियर की शुरुआत अपने पिता सचिन देव बर्मन के सहायक के रूप में की। पंचम दा ने पश्चिम संगीत को हमारे संगीत में मिलाकर बहुत ही सुंदर धुनें तैयार की। तभी तो उन्हें प्रयोगवादी संगीतकार यानी कि म्यूज़िक साइंटिस्ट भी कहा जाता है। हर तरह का और हर दौर का संगीत दिया, तभी तो आज भी उनका संगीत जवां है और गीत अमर है। आर.डी. बर्मन का संगीत का झुकाव जो था बचपन में ही शुरू हो गया था। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा बताते हैं आपको। सचिन देव बर्मन ने जब पंचम दा छोटे थे उनसे पूछा कि बेटा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो जी, पंचम दा ने बड़े ही भोलेपन और सरलता से कहा कि मैं साइकिल बहुत अच्छी चलाता हूँ, तो मैं साइकिल चलाने वाला बनूँगा। तो इस बात पे उनके पिता हंस दिए और उन्हें समझाते हुए बोले कि ऐसे तो मैं टेनिस बहुत अच्छा खेलता हूँ, पर मैं तो टेनिस का खिलाड़ी नहीं बना, मैं तो संगीतकार हूँ। तुम्हें भी चुनाव करना पड़ेगा साइकिल चलाने में और संगीतकार बनने में। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। और जी, चुनाव तो यकीनन फिर संगीतकार का ही हुआ और महज 9 वर्ष की उम्र में पंचम दा ने मेरी टोपी पलट के आ फिल्म फंटूश का गाना दिया, म्यूज़िक दिया। आर.डी. बर्मन ने 1959 में फिल्म राज, जो कि उनके दोस्त गुरुदत्त ने ऑफ़र की थी,
उसके लिए बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर काम किया। जबकि उनके पिता सचिन देव बर्मन इस बात से खुश नहीं थे। वो अंदर ही अंदर दुखी थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि गुरुदत्त उनके बेटे को बिगाड़ रहा है। उन्हें ये लगता था कि पंचम दा को अभी काफ़ी संघर्ष की ज़रूरत है बतौर इंडिपेंडेंट म्यूज़िक डायरेक्टर के रूप में काम करने के लिए। तो जी पिता का अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। राज फिल्म आई और डिब्बे में ही बंद होके रह गई। उसके बाद 1961 में मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन महमूद ने पंचम दा को बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर अपनी फिल्म छोटे नवाब में लिया। उस फिल्म में तो पंचम दा ने इतना बेहतर संगीत दिया कि उसने उसकी किस्मत ही बदल के रख दी। इस फिल्म में उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत दिए। छोटे नवाब में इतना अच्छा संगीत देने के बाद भी आर.डी. बर्मन को अभी भी कोई मशहूर संगीतकार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस समय हिंदी सिनेमा जगत में संगीत के बहुत बड़े बड़े उस्ताद बैठे हुए थे। सबसे पहले तो उनके पिता सचिन देव बर्मन, जो कि बहुत ही बेहतरीन संगीतकार थे। नौशाद साहब, शंकर जयकिशन की जोड़ी और रोशन साहब, अगर नाम लिया जाए तो ये लिस्ट बहुत ही लंबी है। राहुल देव बर्मन को काफ़ी मेहनत और स्ट्रगल करनी पड़ी फिल्म जगत में अपना नाम बनाने के लिए। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई और सन 1966 में एक फ़िल्म आई जिसने उनकी किस्मत बदल के रख दी। फिल्म थी तीसरी मंजिल। अभिनेता थे शम्मी कपूर, जिनकी फिल्मों में ज़्यादातर ओ.पी. नैयर साहब का या फिर शंकर जयकिशन जी का ही संगीत होता था। पर इस बार मजरूह सुल्तानपुरी जी ने कहा कि पंचम को मौका मिलना चाहिए। तो किसी तरह शम्मी कपूर जी को मनाया गया कि वो एक बार पंचम दा का संगीत ज़रूर सुने। किसी तरह शम्मी कपूर साहब राजी हुए, पर उस समय पंचम दा बहुत ज़्यादा नर्वस थे कि पता नहीं शम्मी कपूर साहब को उनका संगीत पसंद आएगा या नहीं आएगा। पर शम्मी कपूर साहब को उनका संगीत बहुत पसंद आया और उन्होंने जम के तारीफ़ भी की। तो इस तरह उन्हें मिली फिल्म तीसरी मंजिल बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर। बस फिर क्या था, तीसरी मंजिल के बाद उन्होंने कभी मुड़ के ना देखा। फिल्म यादों की बारात, बहारों के सपने, प्यार का मौसम, आराधना और परिचय जैसी फिल्मों का बेहतरीन संगीत दिया उन्होंने। फिर तो हर ज़ुबां पे आर.डी. बर्मन ही आर.डी. बर्मन थे। तो जी ऐसे ही जैसे हम बात कर रहे हैं फिल्म आराधना की, उसका जो मेन सॉन्ग था मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो वो पंचम दा की ही धुन थी, जो कि उनके पिता सचिन देव बर्मन ने अपनी फिल्म में यूज़ किया। 1970 के दशक में पंचम दा खूब हिट हुए। किशोर कुमार की आवाज़, राजेश खन्ना की एक्टिंग और पंचम दा के संगीत ने खूब वाहवाही बटोरी और सबकी ज़ुबान पर बस एक ही नाम था, पंचम दा। तो जी हाँ, अभी हम जानेंगे पंचम दा की लव स्टोरी, जिसे कि म्यूज़िकल लव स्टोरी भी कहा जाता है। पंचम दा और आशा जी की लव स्टोरी के बारे में कौन नहीं जानता। पंचम दा की सबसे पहली मुलाकात आशा जी से तीसरी मंजिल के संगीत के लिए हुई थी, जिसमें आशा जी ने गाने गाए थे। उस समय जब पंचम दा की आशा भोंसले जी से मुलाकात हुई, दोनों की ही पहली शादी टूट चुकी थी। उसके बाद से लगातार आशा भोंसले जी पंचम दा के लिए गीत गा रही थी। कहते हैं कि आशा भोंसले जी की आवाज़ और पंचम दा का संगीत दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। बहुत सालों तक तो उनके एहसास शब्दों के बगैर रोमांस की तरह उनके संगीत में ही बहते रहे। आशा जी की उम्र पंचम दा से ज़्यादा होने के कारण पंचम दा की माता मीरा देव बर्मन उनसे शादी के खिलाफ थी। पंचम दा को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा शादी के लिए। पंचम दा और गुलजार साहब बहुत ही अच्छे दोस्त थे। गुलजार साहब बताते हैं कि पंचम दा अक्सर कहा करते थे, जब भी वो कोई फिल्म के लिए संगीत तैयार करते थे, कोई धुन बनाते थे, तो उसके सिंगर का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाता था और उन्हें पता लग जाता था कि वो सॉन्ग कौन गाएगा। मोहम्मद रफ़ी गाएंगे, लता जी गाएंगी या फिर किशोर कुमार गाएंगे। सुर और लय की मूरत थे हमारे पंचम दा।
गीत की रूह को पकड़ना पंचम दा से बेहतर कोई भी नहीं जानता था। वो हाँफते भी थे सुर और लय के साथ। राजेश खन्ना की फिल्म का गीत दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, उसमें पंचम दा ने गाना ख़त्म होते ही हाँफते हुए जो संगीत दिया, एक ओरिजिनल आइडिया के तौर पर ये सोचना भी बहुत बड़ी बात थी। और ये गीत इतना हिट हुआ सिर्फ उसी हाँफने की संगीत की वजह से। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, इसमें जो आप बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनते हो वो और कुछ नहीं, खुरदरी तह पर कंघी रगड़ना, कहीं गार्गल की आवाज़ तो कहीं बियर की बॉटल। 60 से लेकर 80 तक के दशक तक पंचम दा की बहुत ही लोकप्रियता रही। और हरे रामा हरे कृष्णा, इस मूवी को कौन नहीं जानता। उसमें दिया गया उनका संगीत आज भी लोग याद करते हैं, चाहे वो दम मारो दम हो या फिर हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। इसके साथ ही पंचम दा की आखिरी कृति 1942 ए लव स्टोरी, जो कि एक म्यूज़िकल लव स्टोरी साबित हुई, उसमें पंचम दा ने नए ही सिरे का संगीत दिया, जो कि फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई। कहते हैं कि पंचम दा लगभग 18 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए, उनमें से 3 फिल्मों के लिए उन्हें पुरस्कार मिला, जिसमें से एक फिल्म थी 1942 ए लव स्टोरी। पर अफसोस की बात ये थी कि इस अवार्ड को लेने के लिए आर.डी. बर्मन यानी कि हमारे पंचम दा हमारे बीच में ना रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं, उनका संगीत अमर है और वो हमेशा हमारे दिल में ज़िंदा रहेंगे। अंत में मैं सिर्फ यही अर्ज़ करना चाहूँगी, हाँ, चाँद तक जाती तो थी वो गली, हाँ, चाँद तक जाती तो थी वो गली, मगर उस सितारे की आँखों में ठहरना मुझे अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में और सुनाएंगे आपको हमारे अगले सितारे की दास्तां। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। धन्यवाद।